Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. Today we will learn about cardiac glycoside and antiarrhythmic drugs, unit number 5, part A. They are our objectives. Inotropic, chronotropic and bromotropic effect of cardiovascular drugs. Then describe the therapeutic effect and therapeutic uses of digoxin. Discuss digitalization. Discuss the sign and symptom of early, moderate and severe digoxin toxicity. Describe the nursing cane related to digoxin toxicity. Then discuss pharmacological management of arrhythmia. Discuss nursing implication in relation to antiarrhythmic drugs. Calculate the drug dosage accurately while administering oral parenteral medication. So here we start. एनोट्रोपिक ड्रग्स, तो हमारे पास जो मेन तीन चीजें हैं वो है एनोट्रोपिक, क्रोमोट्रोपिक एंड ब्रोमोट्रोपिक. इन तीन चीजों में की वर्ड्स है. जब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आपने उन की वर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है. So positive inotrope make your heart muscle contraction stronger, rising your cardiac output to a normal level and increase the amount of blood your heart can pump out. These help your organ get the blood and oxygen they need to keep working. तो वो एनोट्रोपिक हो, क्रोमोट्रोपिक हो या ड्रोमोट्रोपिक हो, इनके दो इफेक्ट होते हैं. पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. अब अगर हम एनोट्रोपिक की बात करें तो इसमें हम पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में अगर बात करें तो इसका जो मेन काम है वो क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन को, हमारे पास जो हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करता है. इंक्रीज नहीं, देखिए इंक्रीज और स्ट्रॉन्ग में फर्क है. इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्शन के अमाउंट को ज्यादा कर देगा, ठीक है, यानी स्पीड. लेकिन यहाँ पर कह रहे कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर. कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर मतलब कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. किसी भी चीज कि जब कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होती है तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बलून लेते हैं, उसके अगर हम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करें, उसके अंदर जितना भी फ्लूइड होगा वो क्या होगा, आउटसाइड आ जाएगा. इसी तरह हार्ट मसल्स अगर अच्छे से स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो कार्डिक आउटपुट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा टू द नॉर्मल लेवल. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ट हमारे पास जो आउटपुट है वो कम दे रहा है तो हम उन्हें क्या देंगे, एनोट्रोपिक ड्रग्स देंगे. की पॉइंट ये है कि एनोट्रोपिक क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज होता है नॉर्मल लेवल तक, और इसकी वजह से हार्ट जो है ज्यादा से ज्यादा ब्लड को अच्छे से पंप करता है, और जिसकी वजह से वो तमाम ब्लड हमारे ओवरऑल ऑर्गन तक क्या हो जाते हैं, सप्लाई हो जाते हैं. तो द की पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज आउटपुट. क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन. किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन. और फिर जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है, की पॉइंट, वो क्या है, कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. ठीक है, इज इट क्लियर. ये दो पॉइंट्स आपको दूसरों में नहीं मिलेंगे, जैसे क्रोमोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा. तो इसका की पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट मसल्स के वो स्ट्रॉन्ग करेगा, और उसके अलावा बदले में क्या होगा, हमारे पास जो हमारे हार्ट का आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स. Chronotropic drug may change the heart rate and rhythm by affecting the electrical conduction system of the heart and the nerve that influence it, such as by changing the rhythm producing by the sinoarterial node, यानी कि SA node. Positive chronotrope increase heart rate, negative chronotrope decrease heart rate. ठीक है, जो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव उसका क्या होगा, उल्टा होगा. अब यहाँ पर जो की पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, ये किस चीज पे इफेक्ट कर रहा है, हार्ट रेट एंड रिदम. किस चीज पे इफेक्ट कर रहा है, हार्ट रेट एंड रिदम. और किसके जरिए कर रहा है, इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम. ये क्या करेगा कि जो हमारा हार्ट रेट है और हमारे हार्ट का जो रिदम है उस पे इफेक्ट करेगा. किसके जरिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के जरिए, जिसमें क्या होगा, हार्ट एंड नर्व द इन्फ्लुएंस इज, यानी कि जो हार्ट है और नर्व्स है वो सारे इसमें क्या होंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसके जो मेन की पॉइंट है वो क्या है, हार्ट रेट एंड रिदम बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम. हार्ट रेट एंड रिदम बाय अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये इसका की पॉइंट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट के जो वो है रिदम है, स्टार्ट कहाँ से होता है, ऐसे नोट से होता है, तो उस पर ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. अगर हम पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक की बात करें तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा. इज इट क्लियर. की पॉइंट यहाँ पर क्या है, हार्ट रेट एंड रिदम, और इफेक्ट किसके जरिए हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के जरिए. क्लियर.
फिर हमारे पास है ड्रोमोट्रॉपिक ड्रग्स। अ ड्रोमोट्रॉपिक एजेंट इज वन विच इफेक्ट द कंडक्शन स्पीड। देखो हर एक डिफरेंट कोई ना कोई की पॉइंट आ रहा है। पहले में क्या था, आयनोट्रॉपिक में मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी और हार्ट का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा था। सेकेंड हमारे पास क्रोमोट्रॉपिक था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, रिदम पे इफेक्ट हो रहा था, और किसके जरिए हो रहा था, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के जरिए हो रहा था। अब हम आते हैं ड्रोमोट्रॉपिक की तरफ। ड्रोमोट्रॉपिक में क्या होता है कि कंडक्शन स्पीड पर, यानी कि इफेक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिले। जो हमारे पास एवी नोड है, क्या है, एवी नोड के बीच में जो मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है, उसकी स्पीड पर ये इफेक्ट करता है। किस पर इफेक्ट करता है, उसकी स्पीड पर इफेक्ट करता है। यानी कि वो जो कंडक्शन हो रहे हैं हमारे, जो एक जगह से दूसरी जगह जो कंडक्शन हो रही है, नर्व इंपल्स जो कंडक्ट हो रहे हैं, उनके दरमियान जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उस पर कौन इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे ड्रोमोट्रॉपिक ड्रग्स इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास है, अ ड्रोमोट्रॉपिक एजेंट इज वन विच इफेक्ट द कंडक्शन स्पीड, इन फैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिले इन द एवी नोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे जो एवी नोड का मैग्नीट्यूड है, अगर उसमें कोई डिले आ रहा है, तो हमारे जो ड्रोमोट्रॉप्स है ये क्या करेंगे, उसके कंडक्शन के स्पीड पे इफेक्ट करेंगे। एंड सब्सिक्वेंटली द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द हार्ट, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपी इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा, जो हमारे कंडक्शन वेलोसिटी है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसके हमारे पास एग्जांपल है एपिनेफ्रिन स्टिमुलेशन। क्या एग्जांपल है हमारे पास, एपिनेफ्रिन स्टिमुलेशन। यानी कि जो पॉजिटिव हमारे पास ड्रोमोट्रॉपिक ड्रग्स है वो एपिनेफ्रिन को स्टिमुलेट करेंगे। इसी तरह अगर हम देखें नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक को अगर हम चेक करें तो वो वेलोसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और किस चीज को स्टिमुलेट करेंगे, वेगल स्टिमुलेशन को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। अब मेन हमारे पास आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड आर अ ग्रुप ऑफ ड्रग ड्राइव फ्रॉम आवर डिजिटलीज। यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या है, ड्रग का एक ग्रुप है जो डिराइव कहां से किया गया है, डिजिटलीज से। यानी कि अब आप ये देखेंगे कि डिजिटलीज क्या है, तो ये एक सब्सटेंस है जो नेचुरली कहां से, फॉक्स ग्लोव प्लांट से और सर्टेन टॉट्स से हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं। किस किस चीज से हम हासिल करते हैं, फॉक्स ग्लोव प्लांट्स एंड सर्टेन टोट्स, इन चीजों से हम इसे क्या करते हैं, हासिल करते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज डायगोक्सिन। सबसे ज्यादा जो हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज होता है वो हमारे पास क्या है, डायगोक्सिन है। तो हमारे पास डायगोक्सिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक, कि किस तरीके से हम जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ डायगोक्सिन वेरीज ग्रेटली। जो एब्जॉर्प्शन है डायगोक्सिन की, ठीक है, वो क्या करती है, वेरी करती है कि किस फॉर्म में है हमारे पास ड्रग। जैसे कि अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल आर एब्जॉर्ब मोस्ट इफिशिएंटली फॉलोड बाय द एलेक्सर फॉर्म एंड देन टैबलेट। अगर हम टैबलेट्स की बात करें या दूसरे फॉर्म्स की बात करें तो एज कंपेयर तो जो हमारे पास कैप्सूल है वो क्या होता है, ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। डायगोक्सिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली थ्रू आउट द बॉडी, कि जो हमारे पास डायगोक्सिन है वो थ्रू आउट दी बॉडी हमारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, विद हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन हार्ट, मसल, लिवर एंड किडनी। अगर देखा जाए तो जो डायगोक्सिन है वो ओवरऑल बॉडी में बहुत अच्छे से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में ये कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, हार्ट में, मसल्स में, लिवर में एंड किडनी में। डायगोक्सिन बाइंड्स पुअरली टू प्लाज्मा प्रोटीन। हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है डायगोक्सिन, उससे बहुत ही मुश्किल से क्या होता है, बाइंड होता है, ठीक है। सो in patient a small amount of digoxin is metabolized in the liver and gut by bacteria। अगर हम डायगोक्सिन की बात करें तो कुछ पेशेंट में, यानी कि मोस्टली जो पेशेंट है उसमें स्मॉल अमाउंट में जो डायगोक्सिन है वो लिवर में और गट में बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। दिस इफेक्ट वेरीज एंड मे बी सब्सटेंशियल in some people, most of drug is excreted by the kidney as unchanged drug। ये जो है ये इफेक्ट वेरी करता है एक बंदे से दूसरे बंदे में, एंड देन ये एक्सक्रीट आउट कैसे होता है, किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है, अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। क्लियर। फार्माकोडायनेमिक, हाउ ड्रग एक्ट
पहले हमने पढ़ा कि हाउ ड्रग सर्कुलेट इन आवर बॉडी। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हाउ ड्रग एक्ट, कि ड्रग एक्ट कैसे कर रहा है। डाइगॉक्सिन इज यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर, ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, हार्ट फेलियर के लिए यूज हो रहा है, बिकॉज इट स्ट्रेटन्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। ये क्या कर रहा है, जो हमारे वेंट्रिकल्स है हार्ट के, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग, बाय बूस्टिंग इंट्रासेल्युलर कैल्शियम एट द सेल मेम्ब्रेन। और किसके जरिए, जो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम है सेल मेम्ब्रेन पे, उसको बूस्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, इनेबलिंग स्ट्रॉन्गर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। Stop that impulse. Digoxin act on the central nervous system to slow the heart rate. डायगोक्सिन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन तो हार्ट का अच्छा हो रहा है, आउटपुट ज्यादा हो रहा है, लेकिन हार्ट रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि थोड़ा स्लो हो रहा है। तो मेकिंग इट यूजफुल फॉर ट्रीटिंग सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया। जैसे कि अगर सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया है तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। एबनॉर्मल हार्ट रिदम डेट ओरिजिनेट अबव द बंडल ब्रांचेस ऑफ द हार्ट कंडक्शन सिस्टम, यानी कि ये एक जो हमारे पास सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया है, ये एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसमें हार्ट रिदम जो है वो ओरिजिनेट होता है बंडल ब्रांचेस हार्ट कंडक्शन के अपर वाले साइड से, सच एज द आर्टियल फिब्रिलेशन, जैसे हमारे पास आर्टियल फिब्रिलेशन हो गई और आर्टियल फ्लटर हो गया। इट ऑल्सो इंक्रीज द रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये इसके अलावा ये जो है ना, जो हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है उसको भी इंक्रीज करता है। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, द पीरियड व्हेन द सेल ऑफ द कंडक्शन सिस्टम कांट कंडक्ट एन इम्पल्स, यानी कि रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जब एक सेल से दूसरे सेल में हमारे जो नर्व इम्पल्स है वो कंडक्ट नहीं हो पाते, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। अब हमारे पास है फार्माकोथेरेपेटिक, हाउ ड्रग आर यूज, यानी कि हम ड्रग यूज कैसे करेंगे। इन एडिशन टू ट्रीटिंग हार्ट फेलियर, इसे हम हार्ट फेलियर के लिए यूज करते हैं, ये तो हमें पता ही है। उसके अलावा सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमियास के लिए यूज करते हैं। डायगोक्सिन इज यूज टू ट्रीट पैरोक्सिमल आर्टेरियल टेकिकार्डिया, किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, पैरोक्सिमल आर्टेरियल टेकिकार्डिया के लिए हम इसे यूज करते हैं। एन एरिथमिया marked by brief period of tachycardia that alternate with brief period of sinus rhythm, ये क्या है, एरिथमिया है जो कि टेकिकार्डिया है। टेकिकार्डिया में हमारे पास क्या आता है कि हार्ट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, यानी कि उनके जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड देन ये किस चीज पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, साइनस रिदम पे इफेक्ट कर रहा है। अब अगर हम बात करें तो हम इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, तो इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास मोस्टली कॉमनली जो आता है वो है रैश, फीवर, एजोनोफिलिया एंड एरिथमिया। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे डिजिटलाइजेशन, जैसे हमने पहले डिजिटलीज पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे डिजिटलाइजेशन। तो a larger dose of digoxin for initial period of 24 hours. Following this initial loading period, the patient is switched to daily maintenance dose. यानी कि जब भी हम किसी को डायगोक्सिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें लोडिंग पीरियड देखते हैं, यानी उन्हें हम लोडिंग डोज देते हैं। क्या देते हैं, लोडिंग डोज, जिसे हम इनिशियल डोज भी कहते हैं, जो कि हम नॉर्मली हमने जितना डोज पेशेंट को देना होता है, जो लोडिंग डोज होते हैं वो उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होता है, वो उसे हम देते हैं इनिशियली 24 आवर्स में, और फिर हम पेशेंट को स्विच करते हैं डेली मेंटेनेंस डोज में। यानी कि पहले जो हम डोज देंगे वो ज्यादा देंगे, उससे लोडिंग डोज कहते हैं, यानी ज्यादा देंगे, नॉर्मली डोजेस से वो इंक्रीज होगा 24 आवर तक। देन उसके बाद नॉर्मली जो हमारे पास मेंटेनेंस डोज है, जितना उसको प्रिस्क्राइब किया गया है उतना हम क्या करेंगे, उन्हें देंगे। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, डिजिटलाइजेशन। डोजेज इसकी क्या है, जैसे हमारे पास है 8 to 12 mg पर kg, यानी कि डोजेज हम 8 to 12 mg देते हैं। ठीक है, फिर जब भी हम ये देते हैं डायगोक्सिन, तो मैंने पहले बता दिया कि इसके हमारे पास एडवर्स इफेक्ट भी है डायगोक्सिन के। ठीक है, तो डायगोक्सिन जब भी हम दे रहे होते, किसी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते, तो हम उनका सीरम लेवल जरूर चेक करते हैं। सीरम लेवल हमारे पास, डायगोक्सिन का सीरम लेवल अगर हम चेक करें तो हमारे सीरम लेवल में डायगोक्सिन की जो कंसेंट्रेशन है वो 0.5 से लेकर 2 नैनोग्राम पर ml होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो 2 नैनोग्राम पर ml से बढ़ रही है, इसका मतलब वो कौन सा लेवल है, हमारे पास टॉक्सिक लेवल है, यानी कि डायगोक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है। अगर वो 2 नैनोग्राम से कम है, इट्स मीन के टॉक्सिक लेवल नहीं है, अभी टॉक्सिसिटी नहीं हुई है, लेकिन अगर वो 2 से इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन के क्या है, डायगोक्सिन टॉक्सिसिटी है।
अब यूजेस की अगर हम बात करें तो आर्टेरियल डिसफंक्शन, यानी कि आर्टिया, हमारे हार्ट के जो आर्टरी है वो अगर डिसफंक्शन हो जाए, जिसमें एग्जांपल हमारे पास आर्टेरियल फ्लटर है। अब आर्टेरियल फ्लटर क्या है? वेल ऑर्गेनाइज बट ओवरली रैपिड कंट्रैक्शन ऑफ द आर्टियम ऑफ द हार्ट यूजुअली एट अ रेट ऑफ 250 to 30-50 कंट्रैक्शन पर मिनट। यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की, लेकिन बहुत ज्यादा रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्पेशली कहाँ की? आर्टियम की। यानी आर्टियम बहुत ज्यादा रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्पेशली 250 से लेकर 30-50 तक कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, यानी एक मिनट में वो 250 से 350 तक की कंट्रैक्शन करता है पर मिनट, और ये बहुत ज्यादा रैपिड होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आर्टियल फ्लटर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टियल फिब्रिलेशन, कब से पढ़ ले तो ये है क्या? तो आर्टियल फिब्रिलेशन और एएफ इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरिथमिया। ये क्या है? एरिथमिया की एक मोस्ट कॉमन टाइप है। द हार्ट कैन बीट टू फास्ट, इसमें जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा तेजी से बीट करेगा, टू स्लो, फिर स्लो, बहुत स्लो करेगा, विद एन इरेगुलर रिदम, और रिदम भी क्या होगा? इरेगुलर होगा। रेट 350 से ज्यादा होगा कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में वो 350 से भी क्या कर लेगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, ओवर हो जाएगा, या तो बहुत फास्ट करेगा, स्लो करेगा, और इरेगुलर रिदम होगा, ठीक है। हमारे पास क्या है? आर्टियल फिब्रिलेशन। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, यानी कि डायगोक्सिन को कब कब हम यूज नहीं करते? तो साइनस ब्रेडिकार्डिया में, अगर साइनस ब्रेडिकार्डिया है तो हम डायगोक्सिन को यूज, यानी कार्डियक जो हमारे पास ग्लाइकोसाइड है उन्हें हम यूज नहीं करेंगे। हमारे पास ये स्पेशली किस चीज के लिए यूज होता है? टेकिकार्डिया के लिए यूज होता है। वेंट्रिकल ट्रेकिकार्डिया में हम यूज नहीं करेंगे, और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में इसे हम यूज नहीं करेंगे, इसे हम आर्टेरियल फिब्रिलेशन में यूज करते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम ऑफ डायगोक्सिन टॉक्सिसिटी, अभी जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास डायगोक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है, तो हमें कैसे पता लगेगा? कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सीरम लेवल चेक करेंगे, अगर सीरम लेवल 2 नैनोग्राम से इंक्रीज हो गया, इट्स मीन कि ये हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक लेवल है, ठीक है। अब हमारे कौन कौन से सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, अगर हम इसके साइन और सिम्टम देखें, तो अगर हम कार्डियोवैस्कुलर देखें तो इससे ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट, यानी कि हमारा जो हार्ट रेट है वो 60 पर मिनट हो जाएगा और बहुत स्लो हो जाएगा। एवी कंडक्शन ब्लॉक, इसकी वजह से जो है ना हमारे पास साइन और सिस्टम यानी सिम्टम्स, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये होगा कि एवी कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगी और सुप्रावेंट्रिक्यूलर टेकिकार्डिया हो जाएगा। अब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये क्या इफेक्ट कर रहा है, तो कंफ्यूजन होगी, फॉरगेटफुलनेस होगी, हेलुसिनेशन होगी, डिजनेस होगी, साइकोसिस होगी एंड नाइटमेयर्स होंगे। क्लियर? अगर अब हम बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर, अगर हम बात करें तो एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। इसी तरह अगर विजुअल कलर चेंजेस की बात करें तो जिंथोफिया हो गया होगा, जिंथोफिया ने कि येलो विजन्स होंगी, ठीक है। अब हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट आता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? असेस पेशेंट एपिकल पल्स रेट एंड रिदम बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरिथमिक, यानी कि अगर पेशेंट, जब भी हम एंटी एरिथमिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो हमने चेक करना है पेशेंट के एपिकल पल्स रेट को। क्लियर? मॉनिटर द पेशेंट एपिकल पल्स एनी टाइम ड्यूरिंग एंड एडजस्टिंग द डोज, आप डोज दे रहे हो या डोज को एडजस्ट कर रहे हो, किसी भी टाइम आपने हमेशा पेशेंट के एपिकल पल्स को मॉनिटर करते रहना है। असिस्ट पेशेंट फॉर एविडेंस ऑफ एनी एडवर्स ड्रग इफेक्ट एंड नोटिफाई, आपने पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है कि कोई एडवर्स इफेक्ट तो नजर नहीं आ रहा। मॉनिटर द ड्रग लेवल एज इट इंडिकेटेड, आपने जो डोजेज आप दे रहे हैं, जो ड्रग लेवल दे रहे हैं, यानी कि जो ड्रग्स आप दे रहे हैं, तो जब आप सीरम लेवल चेक करें तो उसमें आपने ड्रग का लेवल मॉनिटर करते रहना है। डोंट क्रश सस्टेन रिलीज टैबलेट, हमने उनको बताना है पेशेंट को कि आपने क्रश नहीं करना टैबलेट को। टेक सेफ्टी प्रिकॉशन रिगार्डिंग एडवर्स सीएनएस रिएक्शन, जो कि हम जानते हैं कि ये ड्रग यूज करने से सीएनएस के एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम सेफ्टी प्रिकॉशन देंगे कि जैसे टीच द पेशेंट टू टेक पोजीशन स्लोली, कि जब वो उठे या बैठे तो पोजीशन स्लोली चेंज करें। एंड देन प्रिवेंट फ्रॉम डिजीनेस, क्योंकि उससे डिजीनेस वगैरह होगी, तो अगर वो आहिस्ता से उठेगा और आहिस्ता से बैठेगा तो उससे क्या होगा? डिजीनेस प्रिवेंट होगी।
स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग ड्रग एज प्रिस्क्राइब, हमने इस बात पे जोर देना है, पेशेंट को समझाना है कि जिस टाइम पर आपको जो ड्रग्स है वो प्रिस्क्राइब की गई है, आपने वो ड्रग्स उतनी ही उसी टाइम पर प्रॉपरली लेनी है। टीच योर पेशेंट टू टेक पिल्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड नोट फॉर चेंज एंड एबनॉर्मलिटीज, हमने पेशेंट को गाइड करना है कि जब भी आप ड्रग लें तो उससे पहले और उसके बाद आपने अपने पल्स को चेक करवाना है या करते रहना है, यानी मॉनिटर करते रहना है। वार्न हिम टू अवॉइड ड्राइविंग और हैजर्ड्स एक्टिविटीज अनलेस द ड्रग इफेक्ट्स आर नोन, जब तक पेशेंट में ड्रग्स इफेक्ट है तो हम उन्हें टीच करेंगे कि वार्न करेंगे कि वो ड्राइविंग को अवॉइड करें, और जैसे हैजर्ड्स एक्टिविटीज़ वगैरह है उसको भी क्या करें, अवॉइड करें, क्योंकि उसमें हेलुसिनेशन, डेजनेस और कंफ्यूजन वगैरह होती हैं। देन टेल हिम टू लिमिट द यूज ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इफ द ड्रग कोज फ्लूइड रिटेंशन, अगर ड्रग फ्लूइड रिटेंशन कोज कर रहा है तो हमने उन्हें कहना है कि वो वाटर और सॉल्ट के कंसेंट्रेशन को क्या करें, कम करें। अब पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, तो उनको क्या होगा, स्पेशली आपने याद रखना है, जब भी किसी पेशेंट को फ्लूइड रिटेंशन होती है तो सबसे पहले उन्हें पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है। क्या होता है पेरी ऑर्बिटल एडिमा, यानी कि उनके आइस के इर्द गिर्द क्या बन जाता है, एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। नर्सिंग प्रायोरिटीज में हमारे पास आते हैं प्रिवेंट, ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमिया, सपोर्ट पेशेंट इन डीलिंग विद एंजाइटी, फेयर ऑफ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, हमने प्रिवेंट करना है और ट्रीट करना है लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमिया को, उसके अलावा पेशेंट को सपोर्ट करना है, उसकी एंजाइटी के साथ डील करना है, उसके अलावा उनके लाइफ थ्रेटनिंग जो सिचुएशन है, उनके दिल में जो डर बैठा है उसको दूर करना है। असिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज, प्रिसिपिटेट फैक्टर, रिव्यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडीशन, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रेजिमेन, हमने अगर हम जो ड्रग्स दे रहे हैं हमने ट्रीटमेंट को, कंडीशन को, प्रोग्नोसिस और प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इन सब सारी चीजों को क्या करना है, रिव्यू इंफॉर्मेशन करनी है। ठीक है, देन हमारे पास है नर्सिंग डायग्नोसिस, अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकती है, क्या क्या बन सकती है। तो रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू अल्टर्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यानी कि कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो क्या हो गई है, अल्टर्ड हो गई है। दूसरा हमारे पास है नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल कंडीशन थेरेपी नीड, कभी कभार ये होता है कि हमारे पास नॉलेज इतनी कम होती है उस चीज से रिलेटेड, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें मेडिकल कंडीशन है क्या, ठीक है, या फिर थेरेपी नीड्स क्या। तो अब हमारे पास इसी चैप्टर का पार्ट 1 जो है ना, एक ऑब्जेक्टिव है एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है, तो उसकी एक शॉर्ट सी वीडियो बना के इसके बाद हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। Okay, thank you so much for watching and supporting us. See you in next lecture. Allah Hafiz.